तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी अनुच्छेद 19 और 20 की, यानी 19 और 20 को देख चुके थे हम लोग। स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 की चर्चा जो है वो कर ली थी। 19 के अंदर हम लोगों ने देखा था 6 प्रकार की जो है आज़ादी हमको संविधान में दी गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आज़ादी संविधान में प्रदान की गई हैं। वाद या अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की आज़ादी थी, सभा करने की आज़ादी थी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी थी, घूमने फिरने की संचरण की आज़ादी थी, निवास की, ठहरने की, बसने की आज़ादी थी, और कारोबार या व्यापार करने की आज़ादी थी। हमने देखा था अनुच्छेद 20, और 20 के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रावधान देखे थे, यानी कि इसको बोला था दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 20 को बोला था दोष सिद्धि संरक्षण, और इस दोष सिद्धि संरक्षण में कुछ चीज़ें आपको बताई थी। एक चीज़ थी दंड, और दूसरी इसके अंदर चीज़ थी वो भी थी दंड, और तीसरी चीज़ थी गवाही, और इसके अंदर चौथी चीज़ थी नार्को टेस्ट, और इसके अंदर पांचवी चीज़ थी एफएसएल रिपोर्ट, और एक चीज़ इसके अंदर डीएनए की जांच। ठीक है। कुछ बालक कह रहे थे गुरुजी इनका क्या तात्पर्य होता है जो आपने ये 5-6 बिंदु लिखे हैं। देखो, पहले वाला दंड जो है उसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। एक बार कोई अपराध कर दिया, उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। तो एक अपराध के लिए सजा कितनी दी जाएगी? एक ही सजा दी जाएगी। ये वाला दंड इसका अर्थ है। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। यदि एक अपराध किया है तो उसके लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक बार यदि सजा दे दी, एक बार दंड दे दिया जाएगा, तो दोबारा उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरा वाला दंड कह रहा है जब अपराध किया उस समय के कानून के तहत सजा। जिस टाइम अपराध हुआ उस समय उस अपराध की क्या सजा थी, कितना सजा का प्रावधान था, उसको मद्देनजर रखते हुए ही सजा दी जाएगी। जैसे आपको पता है भारत के अंदर त्वरित गति से न्यायालयों में न्याय नहीं होता है। त्वरित गति से किसी भी केस का फैसला नहीं होता है, उसके लिए टाइम लग जाता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब इतने पीरियड के अंदर हो सकता है कानून में कुछ चेंजमेंट हो जाए, कोई सजा बढ़ा दी जाए। यदि बढ़ी हुई सजा है तो वह उनके ऊपर लागू नहीं होगी। यदि सजा का कम का प्रावधान है या छूटने का प्रावधान आ गया तो वो लागू हो जाएगा। जैसे आज की डेट में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसको निर्णय मान लो 10 साल बाद आएगा, तो जो निर्णय 10 साल बाद जो जजमेंट आएगा, उस जजमेंट में आज की डेट में उस अपराध के लिए सजा क्या थी उसको मद्देनजर रखते हुए ही क्या दिया जाएगा? सजा दी जाएगी। एक बार जंगल के अंदर एक हाथी ने कोई कांड कर दिया, तो भैंस छुपती हुई फिर रही थी। तो भैंस को किसी ने रोक के पूछा, भाई तू क्यों छुप रही है? कांड तो हाथी ने किया है। तो भैंस बोली, शट अप, यदि पकड़ी गई तो 20 साल तो मुझे ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूं। भारत का कानून ऐसा है, 20 साल तो मुझे ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं हूं, मैं तो भैंस हूं। तो ऐसा है, भारत में त्वरित गति से न्याय नहीं होते हैं। इसलिए जब जजमेंट दिया जाएगा तो जिस समय अपराध किया था ना, उस समय उस अपराध की सजा क्या थी उसको मद्देनजर रखते हुए ही क्या दिया जाएगा? जजमेंट दिया जाएगा। तीसरा, गवाही। देखिए, दूसरे का क्या दंड का अर्थ है? जब अपराध किया उस समय के कानून के तहत सजा या दंड। ठीक है भाई, आगे देखो। गवाही, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, जैसे मान लो मैंने कोई अपराध कर दिया, तो मुझे कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मानो आपने ये अपराध किया,
मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बाउंडेड नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है मैं खुद स्वीकार कर लूं कि मैंने ये अपराध कर दिया, लेकिन मुझे बाधित नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं कहा जाएगा कि मान लो आपने अपराध किया, मानू तो मानू और ना मानू तो ना मानू। कानून का काम है एविडेंस के आधार पर, सबूत के आधार पर वो जांच करे, उसमें यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे दंडित करे, मुझे दंड दे, अन्यथा मुझे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई काम कर दिया और मनाही कर गया कोर्ट में जाके, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी, नाट गया, जाके बोला मैं तो नहीं करी, अब मना कर गया, तो उसके खिलाफ भी कुछ प्रावधान हैं, ऐसे कुछ चीजें जो उसका आप जांच कर सकते हो, जैसे नार्को टेस्ट। यदि कोई व्यक्ति मुकर जाए, कोई अपराध करके कोर्ट में जाकर के मना कर दे, तो कोर्ट कहते ठीक है आपने अपराध नहीं किया, हम आपकी बात से सहमत हैं, आप अपना नार्को टेस्ट करा लो। नार्को टेस्ट में आप लोग तो सब द्वितीय श्रेणी शिक्षक वाले हो, सारे साइकोलॉजी पढ़ते हो, हमारे दिमाग की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे सुने आपने। एक अवस्था ऐसी होती है जो अभी हम सब लोग जो हैं चेतन अवस्था में हैं, जिंदा भी हैं और सोच समझ भी पा रहे हैं और जहाँ हैं वहीं हैं। एक अवस्था होती है हमारी रात को नींद की अवस्था में, हम जिंदा तो होते हैं पर पता नहीं कहाँ होते हैं, कुछ भी सपना आ जाता है, कुछ कहीं अपना दिमाग कहीं भी चला जाता है। और एक अवस्था होती है जो कोमा वाली अवस्था होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा दिमाग जो है उसमें कुछ भी सुध बुध नहीं होता है। अब उस अवस्था में भेजा जाता है, नार्को टेस्ट में उस अवस्था में भेजा जाता है और वहां से सच उगलवाया जाता है। आजकल तो कई इंजेक्शन आ गए, मशीनें आ गई, सच और झूठ का फर्क करने वाली, पहले कुछ सुंघा करके सच झूठ का फर्क कर दिया जाता था आदमी को उस अवस्था में भेज करके। तो नार्को टेस्ट भी किसी अपराधी का तभी किया जाएगा जब अपराधी नार्को टेस्ट करवाने के लिए अलाउ करे, अनुमति दे कि हाँ मैं तो सच बोल रहा हूँ, चाहे भले ही साहब मेरा नार्को टेस्ट कर लो, तभी उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। यदि अपराधी मना कर दे नार्को टेस्ट के लिए तो उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। और जांच के कई तरीके हैं, और सबूत के आधार पर, एविडेंस के आधार पर आप जांच कर सकते हैं। अगला जाओ एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट का मतलब फॉरेन सिग्नेचर लेबोरेटरी, फेक सिग्नेचर लेबोरेटरी। मान लो गलत लिखावट की, गलत साइन की जांच। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने कोई लिखावट करके दे दी, किसी प्रकार का शपथ पत्र दे दिया, स्टाम्प लिख के दे दिया, साइन कर दिए, और उसके अंदर वो मुकर जाए, साइन को कहते ये तो मेरा हस्ताक्षर ही नहीं है, ये तो मेरी लिखावट ही नहीं कोर्ट के अंदर। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, ठीक है आपकी लिखावट नहीं है, आप अपनी एफएसएल करवा लो, मतलब आप जो है आपने ये लिख के नहीं दिया, ये आपके साइन नहीं है, आप अपना लिख के दे दो, आपकी लिखावट और इस लिखावट को मैच कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा ये आपकी लिखावट है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की लिखने की शैली अलग अलग है, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे सगे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बाप बेटी हो, बाप बेटा हो, सबकी लिखने की शैली अलग अलग है। हम सबकी किसी की भी राइटिंग आपस में नहीं मिलती है। ये उस परम पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृति है, उसका बहुत बड़ा, मैं तो उसकी रचना मानता हूँ कि उसने ऐसा किया। देखो हमारे सबके ये माथड़ा लगाया, सबके माथड़ा है, ये नाकड़ा है, ये होठड़ा है, ये ठोडड़ा है, ये मुखड़ा है, सबके लगाया, सेम लगाया, पर एक जैसा नहीं लगाया। बैठ करके सोचो, कई बार मैं सोचता हूं कभी कि यदि एक जैसे ही सबको बना बना के भेज देता तो क्या होता हमारा, हम सबको एक ही जैसे बना के भेज देता तो सिलेंडरों जैसी स्थिति नहीं होती क्या अपनी, सिलेंडरों जैसे होते अपने। और फिर तो मैं कई बार और ज्यादा डीपली सोचने लग जाता हूं, तो फिर तो सोचता हूं ये भगवान, फिर तो ये होता उसकी मम्मी उसके घर और उसके पापा उसके घर, गड़बड़ पूरी हो जाती, पूरा गड़बड़ मामला हो जाता सिलेंडर से। लेकिन उसने एक जैसा नहीं बनाया ना कोई पेंट लेके बैठता है, ना लैपटॉप लेके बैठता है, कोई चित्रकला करता है क्या ऊपर बैठ के, लेकिन सबको अलग अलग बनाता है। देखो विधाता की कितनी बड़ी करती है, सबकी लिखने की शैली अलग अलग है। यदि कोई हस्ताक्षर करके लिखावट करके मना कर दे तो उसकी क्या कर ली जाएगी, एफएसएल रिपोर्ट। ये भी तब की जाएगी जब व्यक्ति अलाउ करे, अन्यथा जबरदस्ती एफएसएल रिपोर्ट भी अपराधी की नहीं कर सकता कोर्ट। अगला डीएनए की जांच। डीएनए आप सब लोग जानते हैं वंश की जांच होती है, किसी वंश की जांच होती है। मान लो कोई, जैसे एक बार एक मुद्दा उठा था 2-3 साल पहले, एक लड़के ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं ऐश्वर्या राय का बेटा हूं। ऐश्वर्या राय जब शादी से पहले कंवारी थी तभी मुझे जाम के छोड़ दिया था। अब क्या होगा, उसने दावा कर दिया ऐश्वर्या राय के बेटा होने का। अब क्या करेंगे, आजा भैया ऐश्वर्या का बेटा इधर आजा, उसको बुला लिया जाएगा, ऐश्वर्या को बुला लेंगे और दोनों का डीएनए जांच कर लेंगे। डीएनए चेक करने के बाद पता चल जाएगा वो ऐश्वर्या का बेटा है या नहीं है। जबरदस्ती भी किया जा सकता है, डीएनए की जांच कोर्ट हमारी जबरदस्ती भी कर सकता है, बाकी कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं होगी। जहां उतारा था एक बार इसको उतारो, फिर आगे 21 में बढ़ते हैं हम लोग। एक बार इसको उतार लो।
कर दूं भी साहब, धरो। आप असल में किसकी जांच है? हाँ वो सब एफएसएल, फिंगरप्रिंट्स एफएसएल में, हाँ वो एफएसएल में सब, वो सारी चीज़ें एफएसएल में आती हैं। फिंगरप्रिंट हो गया, लिखावट हो गई, कुछ शपथ पत्र हो गया, साइन हो गई, ये सब सब एफएसएल में आएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग मोबाइल की टेलीफोन रिकॉर्डिंग होती है ना, कोई किसी को रिकॉर्डिंग कर लेता है, वो सब ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब एफएसएल में आते हैं। मान लो आप किसी टेलीफोन पे कोई बात कर रहे हो, वो एक एविडेंस है आपका, वो एक एविडेंस है। और मान लो कल को वो आदमी इनकार कर दे कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, वो मना कर दे कि मैंने टेलीफोन में बात नहीं की थी, मेरी आवाज़ नहीं है, आप रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग भी, वो भी एफएसएल के अंतर्गत आएगी, वो भी एफएसएल हैदराबाद भेजी जाएगी और एफएसएल होकर के आएगी कि हाँ ये, उससे बुलवा लिया जाएगा, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को देख लिया जाएगा और उनको मैच कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, बोलने का या कोई वीडियो में कहीं आ रहे हो तो आप कह दो ये मेरा शकल ही नहीं है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये मेरा थंब नहीं है, ये मेरा साइन नहीं है, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? एफएसएल जांच के अंदर ही आती है। करूँ इरेज करूँ भाई? अगला अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा इधर, अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण का मतलब होता है हमारे शरीर में जो सांसें चल रही हैं उसको प्राण कहते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण का शाब्दिक अर्थ है हमारे शरीर में जो सांसें चल रही हैं वो हमारे प्राण है। देह है, ये शरीर हमारा पार्थिव देह है, मतलब ये जो है ना, ये हमारा शरीर, ये जो है जैसे मर जाता है तब आदमी कहते हैं ना पार्थिव देह, मरा हुआ शरीर कहते हैं ना, ऐसे ही हमारा जिंदा शरीर है। मतलब ये देह, गांव में नहीं सुना बड़ा देही का धनी बन रहा है, बहुत तगड़ी देही ले रखी है यार तूने तो। देह मतलब ये हमारा शरीर जो है वो हमारी देही है, देह है। हर व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है और अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। आपको, हमको, सबको अपने अपने शरीर को बचा के रखने का और हमारे प्राणों को बचा के रखने का अधिकार है। तो सीधी भाषा में बोलूं क्या, जीने का अधिकार है भाई? सीधी भाषा में बोलूं क्या, जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, वो अपने शरीर को बना के रखेगा और अपने प्राणों की रक्षा करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है ये। जैसे मान लीजिएगा ये शरीर मेरा है, मैं मेरे शरीर को जैसे चाहूं वैसे इसको रख सकता हूं। मुझे मान लो आज किसी से बात नहीं करनी, एकांत पसंद है, मैं एकांत में रहूंगा, तो मेरा शरीर है और मेरे प्राण है, मेरे को मेरे शरीर को बना के रखने का अधिकार है, तो मैं एकांत में रहूंगा। मेरा शरीर है, मैं इसको कमांड दे करके झोटवाड़ा लिया है तक्षशिला क्लासेज में, मेरे शरीर को मैं गोपालपुरा ले जाऊं, मेरे शरीर को मैं बीकानेर ले जाऊं, मेरा शरीर है, गोवा ले जाऊं, मेरा शरीर है। बात समझ रहे हो? मेरे को पसंद है एकांत रहना, मैं एकांत में रह सकता हूं। शरीर की रक्षा करना और प्राण की रक्षा करना खुद व्यक्ति का अपना स्वयं का एक अधिकार है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। मान लीजिएगा कोई महिला अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे तो वो कर सकती है, क्योंकि शरीर महिला का है, पति का उस पर कोई अधिकार नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर है। यदि कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना करे तो वो कर सकती है, शरीर महिला का है न कि बच्चे का। हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर है। वो तो ठीक है, माँ वो इमोशनली भावात्मक रूप से माता और बच्चे का रिश्ता होता है और वो उसको दूध पिलाती है, नहीं तो वो स्तनपान के लिए मना करना चाहे तो करे सकती है। वो शरीर स्वयं का, उसको अपने शरीर को बचाए रखने का और अपने प्राणों को बचाए रखने का अधिकार है। यानी कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। मैं इस मेरे शरीर की रक्षा करूंगा और मेरे अंदर जो चल रहे प्राणों की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं कहूँ मेरा शरीर मेरा है तो मैं इसको काटने लग जाऊं, क्या फांसी लगा लूं, टंकी में से कूद जाऊं, कर सकता हूं ऐसा? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार किसी को नहीं है। जीने का अधिकार है बट मरने का अधिकार नहीं है। कई बार हम लोग टीवी में, कई बार हम लोग समाचार पत्रों में सुनते हैं, कोई सरफिरासिक टंकी पे चढ़ जाते हैं, किसी को लेकर के, किसी महिला को लेकर के, लड़की को लेकर के टंकी पे चढ़ गए, वो नहीं मिलेगी तो कूद के मरूंगा, होता है ना ऐसा? प्रशासन आ जाता है, सब कुछ वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसको टंकी पे से नीचे उतार करके उसको कहाँ ले जाया जाता है? थाने में ले जाया जाता है। आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया और आत्महत्या दंडनीय अपराध है। आपको देश
हर कीमत पे जिंदा रखेगा, किसी कीमत पे मरने नहीं देगा। इसी के अंदर निःशुल्क खाद्य सामग्री आती है, इसी के अंदर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था आती है। आप कोई भी हो, जैसे मान लो मैं ही हूं, मेरे पास जेब में भी 1 रुपया भी नहीं हो और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे पहले मुझे उठा करके अस्पताल ले जाया जाएगा, मेरे प्राणों की रक्षा की जाएगी, सबसे पहले प्राण बचाए जाएंगे। मान लो अपन कहीं घूमने के लिए चले गए, बाढ़ आ गई, बाढ़ के अंदर फंस गए हम लोग, अब सबसे पहले हमारे लिए खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे। बाढ़ हाथ करे, पहले इनको बचाओ, इनको जिंदा रखो, बाद में देखेंगे आगे की बात। सबसे पहले प्राणों की रक्षा की जाती है। निःशुल्क खाद्य सामग्री, निःशुल्क चिकित्सा भी किसके अंदर आती है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आती है। अब इसी के अंदर ध्यान देना, इसी के अंदर एक जोड़ा 21 का, 21 के अंदर ही एक जोड़ा है 21 का, और 21 का ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो देखिएगा 21 कै में क्या जोड़ा गया है? 21 कै के अंदर जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार। इस साल जो रीट लगी है वर्ष 2021 में सितंबर माह में 26 सितंबर को रीट परीक्षा में ये सवाल आया है, शिक्षा का अधिकार। देखिएगा अब प्रश्न कैसे पूछा है, शिक्षा का अधिकार कौन से मूल अधिकार में है। अब आपको अनुच्छेद परानुदेय स्वतंत्रता नहीं दिया, ये वाला नाम दिया वहां पर, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को कौन से अधिकार में जोड़ा है? स्वतंत्रता के अधिकार में। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा है? 21 कै में। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 21 कै के अंदर जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। और इनकी सरकार में ये 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ये तय किया गया, क्या तय किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए। देखिएगा बालकों का तो ये अधिकार है, विद्यार्थी का, बच्चे का तो ये अधिकार है, उसको कम से कम 6 से 14 साल की एज है, उसमें प्राथमिक शिक्षा तो मिले ही मिले, अनिवार्य जो एजुकेशन है वो तो उसको मिलनी चाहिए। बच्चे का तो अधिकार है, माता पिता का ये कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। ये शिक्षा का अधिकार जो है ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, बच्चे को उसके माता पिता शिक्षा दिलाएं, ये माता पिता की ड्यूटी है। और यदि किसी कारणवश माता पिता अपने बालक को शिक्षा दिलाने में सक्षम ना है, तो उसके बालकों की शिक्षा के प्रबंध करना देश का इस काम है। यदि मान लो हम बच्चे का, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का अधिकार है कि मैं उनको बालकों को शिक्षा दिलाऊं, 6 से 14 साल की उम्र में अनिवार्य शिक्षा दूं उनको प्राथमिक। मैं कह दूं मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो कैपेबल नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं आपका एजुकेशन व्यवस्था करने के लिए, तो मेरे बच्चों की व्यवस्था कौन करेगा? देश करेगा। गवर्नमेंट स्कूल चला रखी है ना, कई ऐसी छात्रवृत्तियां हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं, वो किस लिए? कि बच्चे को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा मिल जानी चाहिए। वो इसलिए कि बच्चा प्राथमिक पढ़ेगा तो उसका स्कूल में जाना हो जाएगा, स्कूल में ठहराव हो जाएगा, और जब स्कूल में ठहराव हो जाएगा, आदतन हो जाए, 5वीं 6वीं 8वीं पास कर लेगा बच्चा, तो फिर हायर एजुकेशन भी कर लेगा। इसलिए, और यदि 8वीं तक भी यदि बच्चा पास कर लेता है तो देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा होगा। इसलिए शिक्षा का अधिकार 21 कै के अंदर जोड़ा गया। उतारिएंगे आप लोग।
हदू भाई। चलो अगला अनुच्छेद 32 सॉरी 22 क्या कह रहा था? गिरफ्तारी निरोध संरक्षण। देखिएगा अनुच्छेद 22, और 22 कह रहा है गिरफ्तारी निरोध संरक्षण। गिरफ्तारी निरोध संरक्षण यानी कि यह जो अनुच्छेद है यह गिरफ्तारी, आज़ादी है ये गिरफ्तारी को लेकर के है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए उसको क्या संरक्षण प्राप्त है। देखिएगा, मान लीजिएगा मेरे विरुद्ध कोई भी किसी प्रकार का एफआईआर हो गया है, तो सबसे पहले पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने के लिए आएंगे। अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो वो पहला ये कहेंगे मास्टर साहब आप हमारे साथ चलो। तो मैं उनसे पहला ही सवाल ये करूँगा क्यों चलूँ। पुलिस वाले मान लो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए तो मैं उनको कहूँ भाई क्यों चलूँ आपके साथ। तो क्यों का मतलब उन्हें मुझे मेरी गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि हम फलां मामले के तहत, फलां एफआईआर के तहत इस मामले में आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, पहली बात। दूसरा, मान लीजिएगा मुझे वो गिरफ्तार करके थाने ले गए, पीछे मेरे घर वालों को तो ये आभास है कि मैं कोचिंग पढ़ाने गया था, सुबह से शाम तक पढ़ा रहा होगा, शाम को घर लौटेगा। अब जब शाम को घर नहीं लौटूंगा तो घर वालों को चिंता हो जाएगी। इसका मतलब है पुलिस की ड्यूटी है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे उस व्यक्ति के परिजनों को, घर वालों को सूचना देंगे कि आपके फलां व्यक्ति को हमने फलां मामले के तहत अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पहला काम, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी का कारण बताएंगे। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति के घर वालों को सूचना देंगे। तीसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को अपना अधिवक्ता यानी अपना वकील करने की आज़ादी है, अपने वकील से बात करने की आज़ादी है, अपने वकील से सलाह लेने की आज़ादी है। उसके बाद में यदि मान लो वो वकील करने में सक्षम ना है तो सरकार द्वारा उसको निःशुल्क वकील मुहैया करवाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात गिरफ्तारी निरोध संरक्षण की, 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। लिखेंगे कुछ, बस इतनी बिंदु। पहला लिखो, गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। और तीसरा बिंदु, गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों या घर वालों को सूचना देना अनिवार्य। और चौथा, अधिवक्ता या वकील करने की आज़ादी। अधिवक्ता या वकील करने की आज़ादी। उतार लो भाई। ठीक है भाई।
दो अधिकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला अधिकार तीसरा, तीसरे में आओ शोषण के विरुद्ध अधिकार। कर दूं साहब? तीसरे अधिकार में आओ शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, पहले को अनुच्छेद 5 देने थे, दूसरे को देने थे 4, अब देने हैं 2 4 2 4, तो अब 2 देने हैं। और कब तक दे दिए? 22 तक दे दिए क्या? तो इधर देखो एक बार सारे इधर देखो। इसको अनुच्छेद देना है 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 देने इसको। इधर देखना, अनुच्छेद 23 और 24। देखो 23वां क्या कह रहा है? बलात् श्रम निषेध, बलात् श्रम निषेध। देखो क्या है? शोषण के विरुद्ध। अधिकार का नाम ही क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बलात् श्रम निषेध। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, श्रम का मतलब मजदूरी। जैसे एक वर्ड होता है ना बलात्कार, बलात् का मतलब जबरदस्ती, कार मतलब किया गया कार्य। ऐसे ही एक वर्ड है बलात् श्रम। बलात् का मतलब जबरदस्ती और श्रम का मतलब कार्य करवाना या मजदूरी, काम करवाना। निषेध किया गया है। किसी भी व्यक्ति से, किसी वर्कर से, किसी मजदूर से, किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे मान लीजिएगा मैं आपने कह दूं मेरे आज 104 डिग्री बुखार है और मैं पढ़ाने में आज सक्षम नहीं हूं, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं गुरुजी थाना पढ़ाना ही पड़ेगा, मैं तो फीस दी है। आप ये थोड़ी कह सकते हो, पढ़ाना ही पड़ेगा। और यदि आप मुझसे जबरदस्ती पढ़वाते हो तो मेरा शोषण कर रहे हो, और मेरा शोषण का विरुद्ध मेरे को अधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कर्मचारी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। यदि वो काम करने में सक्षम है तभी उससे काम करवाया जाएगा। देखिएगा दूसरा इसी के अंदर, बेगार प्रथा निषेध। बेगार प्रथा निषेध। बेगार प्रथा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी के काम नहीं करवा सकते। जिस काम से जिस व्यक्ति की आजीविका चलती हो, जिस कार्य के करने से जिसका घर चलता हो, उसको उसका पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते गुरुजी पढ़ाना पड़ेगा और फ्री पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ेंगे और वो भी फ्री पढ़ेंगे, फीस नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? यानी कि क्योंकि हमारी आजीविका का सोर्स ही क्या है? ये आजीविका सोर्स है भाई। हम जो है हमारी मजदूरी करने का काम, ये तो काम करते हैं, और ये यदि हम बेकार करने लग जाएंगे तो फिर हमारी आजीविका कैसे चलेगी? जिस भी, हाँ व्यवहार में अलग चीज़ है, व्यवहार एक अलग चीज़ होती है। आप हमारे फसल कटवाने आ जाओ, हम आपके फसल कटवाने आ जाएंगे, वो तो एक व्यवहार है। व्यवहार में आपको फ्री पढ़ा दिया, 10 दिन पढ़ा दिया, कम, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस कार्य से जिस व्यक्ति का घर चलता हो, उस कार्य के लिए उसका पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए, उसकी मजदूरी उसको मिलनी ही चाहिए। अगला, समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन। एक जैसा यदि कोई काम करता है ना, सेम फील्ड का सेम काम है, तो उसको वेतन भी, तनख्वाह भी बराबर बराबर मिलेगी। जैसे मान लो मैंने आप लोगों ने राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं और मेरी जगह दूसरा अध्यापक कोई राजनीति विज्ञान पढ़ाए, तो वही पारिश्रमिक उसको मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, वही मजदूरी उसको मिलेगी। सेम काम है, वही पढ़ाने का काम है। हाँ, काम में अंतर हो, काम अलग अलग हो, एक आदमी का पढ़ाने का काम है, दूसरे आदमी का टेक्निकल काम है, तो हो सकता है उसमें तो अंतर हो जाएगा, लेकिन सेम काम है, समान कार्य है, तो वेतन भी कैसा मिलेगा? समान मिलना चाहिए। ये केवल सैद्धांतिक बातें, वही व्यवहार में मत ले लेना इनको, व्यवहारिक कुछ और होती है, मैं सैद्धांतिक बातें बता रहा हूँ, संविधान में लिखी गई है। समान कार्य के लिए वेतन भी कैसा होगा? समान। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा निषेध। दास प्रथा निषेध, इसी के अंदर क्या ध्यान रखोगे आप? दास प्रथा निषेध। दास प्रथा मतलब कोई भी किसी को आज गुलाम बना के नहीं रख सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गुलाम बना करके नहीं रख सकता है। और इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, आज के युग में कोई भी व्यक्ति किसी मानव का व्यापार नहीं कर सकता है, खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है। पुराने ज़माने में गुलाम होते थे, इतिहास के अंदर आप पढ़ते हैं, गुलाम वंश पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। ऐसे ही आज कोई किसी का गुलाम नहीं है, आज सब स्वतंत्र हैं, आज कोई गुलाम नहीं रख सकता। आदमी के क्रय विक्रय पर भी रोक लगाई गई है, कोई किसी को खरीद बेच नहीं सकता है। ठीक है भाई, आ जाओ 24वें पे। 24वां कह रहा है 14 वर्ष की आयु से कम के बालक को
14 वर्ष की आयु से कम के बालक को कारखानों, उद्योगों, दुकानों, फैक्ट्री, होटल आदि एटसेट्रा आदि में कार्य करवाना वर्जित है। आदि में कार्य करवाना वर्जित। 14 साल से कम का जो बालक है ना, उससे किसी होटल में, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं पर भी, पेट्रोल पंप पे, होटल पे, मोटल पे काम नहीं करवाया जा सकता, वर्जित है। किसके तहत? कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि कोई किसी व्यक्ति को होटल पे रखता है, दुकान पे रखता है, फैक्ट्री में रखता है और वो बच्चा क्या है 14 साल या उससे कम का है, तो वह दंडनीय अपराध है। किसी बच्चे को ऐसे लगाना वह दंडनीय अपराध माना गया, क्योंकि 14 साल से कम की आयु उस बालक की पढ़ने की आयु है, उसकी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आयु है। और यदि कोई किसी प्रकार का कारखाने वाला उद्योग में उसको रखता है तो उस बालक का शोषण कर रहा है और उसको शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार प्राप्त है। ऐसे किसी बालक को नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम समाज में देखते हैं, समाज के अंदर बहुत से बालक बालिकाएं जो ऐसे होंगे जो 14 वर्ष से कम की आयु के बालक बालिकाएं भी कार्य कर रहे होंगे। और हमारे समाज में इसके 2 रीजन होते हैं। 14 वर्ष या उससे कम के बालक जो कार्य करते हैं उसकी सामान्य 2 ही स्थितियां पाई जाती हैं। एक वे स्थितियां जिन बालकों का छोटी उम्र में उनके सर पे से पिताजी का साया उठ जाता है। ऐसे बालक जिनके माता पिता या तो दोनों का साया उठ जाता है या पिता उनका होता है, अब उस परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हो सकता है बालक को 14 साल से कम की आयु में भी उस बालक को मजदूरी करनी पड़ जाए, काम करना पड़ जाए, क्योंकि उस समय उसको अपना घर दिखेगा, अपना पेट दिखेगा, उसको वह एजुकेशन नहीं दिखेगी। दूसरे वे बालक ज्यादा होते हैं, ये बच्चे ऐसे 20-30% ही होते हैं। वे बालक 60 से 70% वे बालक होते हैं जो काम करने वाले, वे बालक जिनको छोटी अवस्था में दुर्व्यसन का शिकारी हो जाते हैं। दुर्व्यसन मतलब नशे पते में, गलत आदतों में चले जाते हैं। जैसे छोटी अवस्था में किसी प्रकार का शराब पीने लग गए, धूम्रपान करने लग गए, कोई गुटखा खाने लग गए, ताश पत्ती खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, ऐसे किसी कार्य में, आईपीएल में सट्टा लगाने लग गए, लूडो खेलने लगे, पबजी के, ऐसे किसी कार्य में लिप्त हो जाते हैं। वे बालक भी 14 साल से कम की आयु के जो हैं वे भी मजदूरी करने, काम करने लग जाते हैं। इसलिए हमको प्रेरणा ये लेनी है कि किसी भी प्रकार से किसी दुर्व्यसन का शिकारी नहीं होना है, ना किसी शराब का सेवन करना है, ना किसी धूम्रपान का, ना किसी जुए का सेवन करना है। और 14 साल से कम की आयु का कोई बालक कार्य करता पाया जाता है, उसको हमको समझाना है कि आपकी अवस्था पढ़ने की है, ना कि मजदूरी करने की। उतार लीजिएगा। साथ मत उतारा करो भाई, मैं पर्याप्त टाइम देता हूँ ना, कहीं नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं लिख करके फिर चला जाऊंगा और फिर हड़प्पा सभ्यता खुदाई में मिलूंगा, तुमको मिलूंगा ही नहीं कभी। कल फिर आऊंगा मैं, चिंता मत करो।
करो भाई साहब, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगले अधिकार पे आओ। अगला अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक मतलब धर्म संबंधी कोई स्वतंत्रता दी होगी, धर्म को लेकर के ऐसी कुछ आज़ादी हमको दी गई होंगी धर्म को मानने के लिए। चौथा जो अधिकार है वो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, पहले को 5 दे दिए, दूसरे को 4 दे दिए, तीसरे को 2 दे दिए, अब देंगे इसको 4। कितने देंगे? 4। देखो 4 कौन कौन से देंगे? आप कहाँ तक दे चुके हो? 24 तक दे चुके हो क्या? तो अभी हम लोगों को देने कहाँ से? 25 से। अनुच्छेद 25 देना है, फिर अनुच्छेद 26 देना है, फिर अनुच्छेद 27 देना है, और फिर अनुच्छेद 28 देना है। हमको ये 4 अनुच्छेद देने हैं, 25, 26, 27 और 28। देखिए इधर देखेंगे, 25वां कह रहा है, अनुच्छेद 25वां कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है, अर्थ क्या होता है ध्यान से समझना। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसका अधिकार है, राइट है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कौमा उसका आचरण कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। आचरण मतलब बताएंगे अभी, आचरण कर सकता है, कौमा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। अपनाने का मतलब है, देखिएगा, जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र, तो मान लीजिएगा वर्तमान में मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ, सत्य धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, हिंदू धर्म को मानता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और मैंने मान लो इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म को मान लिया, ये मेरा अधिकार है, मेरे को संविधान के अनुच्छेद 25 ने अधिकार दिया है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। अब जो इस्लाम मान लिया है तो इस्लाम के सारे आचरण भी कर सकता हूँ। पहले हिंदू धर्मावलंबी था तब मैं मंदिर जाता था, गीता पढ़ता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, नवरात्रा करता था। अब इस्लाम कबूल कर लिया है तो इस्लाम के सारे आचरण कर सकता हूँ। अब मस्जिद जा सकता हूँ, कुरान पढ़ सकता हूँ, रोजे रख सकता हूँ, सारे आचरण कर सकता हूँ, प्लस उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, उस धर्म का प्रचार प्रसार, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के। कैसे भाई? बिना अस्त्र शस्त्र के। बिना अस्त्र शस्त्र मतलब बिना हथियारों के, हथियारों के बिना, बिना अस्त्र शस्त्र के। कोई भी धर्म का प्रचार करेगा तो अपने साथ किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिस कम्युनिटी को अपने साथ कृपाण रखने का अधिकार है अनुच्छेद 25 में, सिखों को। किनको है भाई? सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है, कृपाण रखने का अधिकार है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है। सिख अपने साथ कृपाण रख सकता है, ये बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 के तहत सिख कम्युनिटी अपने साथ क्या रख सकती है? कृपाण रख सकती है। और देखिएगा यहीं पर एक शब्द दिया गया है हिंदू, यहीं पर हिंदू शब्द है जिसमें जैन, बौद्ध और सिख को भी शामिल किया गया है। संविधान के हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध और सिख को भी शामिल किया गया है। और यहीं पर गोवध निषेध का उल्लेख किया गया है। गोवध निषेध, गाय का वध नहीं किया जा सकता, किसी भी कंडीशन में गाय का वध नहीं करेंगे, गाय का वध निषेध है। क्यों? क्योंकि गाय हमारी सबसे अच्छी दुधारू जानवर है जो पूजनीय है, और वैदिक काल से हम गाय को पूजते आ रहे हैं। गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, गाय को हम क्या मानते हैं? माता मानते हैं। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। सबसे पवित्र, सबसे पूजनीय जानवर क्या माना गया है? गाय को ही माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मेरा सवाल आपसे ये है, गाय को हम माता मानते हैं तो भैंस से क्या दिक्कत है? भैंस को चाची बना लो, भाभी बना लो, उसको क्यों नहीं बनाया कुछ? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सबसे अच्छा जो दुधारू जानवर है वो गाय होता है। गाय का सबसे अच्छा दूध होता है, सबसे अच्छा दूध
गाय जानवर का ही होता है। लेकिन अपने यहाँ देखते हैं जयपुर के अंदर गाय का दूध तो 25-30 रुपए लीटर और भैंस का 60-65 रुपए लीटर, उल्टा सिस्टम हो रखा है। जिसका महंगा होना था उसका तो सस्ता है, और जिसका सस्ता होना चाहिए था उसका महंगा कर दिया, क्योंकि भैंस का दूध कोई भी गुणकारी दूध नहीं होता है। गाय सबसे दुधारू, अच्छा दुधारू जानवर होता है। 26वें पे आओ, या इसको उतार लो एक बार, 25 को उतार लो। कृपाण वो एक कटार सी रखते हैं सिख, तलवार टाइप होती है, सिखों के कृपाण रखते हैं, तलवार टाइप होती है, उसको साथ लेके रखते हैं सिख। उतार उसको ऊपर।